कि हम लोग पढ़े थे मोलैरिटी और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम इसको शॉर्ट फॉर्म में है यह पीपीएम। इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब हम लोग पहले समझे कि 10 पर पावर 6 10 टू दी पावर 6 संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मिलियन। जैसे कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। अब इसी को अगर हम लिखें तो 10 पर पावर 6। अब इसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में गिन सकते हैं। तो गिनते गिनते ये 10 पर पावर 6 का पावर जो आएगा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मिलियन। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 6 को मिलियन कहें। अब जैसे कि आप कभी कभी बोलते हैं कि सैकड़ों में एक, कोई कहता है हजारों में एक, तो मिलियन में अगर एक होगा तो वो 1 पीपीएम होगा। पार्ट पर मिलियन माने 10 पर पावर 6 भाग में जितना घुल का अणु घुला हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पार्ट पर मिलियन। फिर से अगर समझिए कि अगर 100 मिठाई है और 100 में अगर एक खराब हो गया तो 100 में खराब एक है, तो उसको हम लोग कहेंगे सैकड़ा में एक खराब है। अगर 100 में एक अच्छा है तो उसको कहेंगे सैकड़ा में एक अच्छा था। तो उसी तरह मिलियन को हम लोग कहेंगे 10 पर पावर 6 को। तो 10 पर पावर 6 में अगर एक कण हो तो उसको 1 पीपीएम कहेंगे। अगर 2 कण हो तो 2 पीपीएम, 3 कण हो तो 3 पीपीएम। अब इसको कई तरह से अगर संख्या के रूप में भी ले सकते हैं, भार के रूप में भी ले सकते हैं और आयतन के रूप में भी ले सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई घोलक यहाँ पर है और इसमें अगर हम कोई सॉल्यूट को मिला दिए तो सॉल्यूट को मिला दिए तो सॉल्यूशन हो गया। अब इस 10 पर पावर 6 भाग में अगर एक भाग सॉल्यूट हो तो उसको हम लोग कहेंगे 1 पीपीएम। एक्चुअली पीपीएम का उपयोग ज्यादातर जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा में कोई कण उपस्थित रहता है तो वहां हम लोग पीपीएम का उपयोग करते हैं। हाँ, कि जैसे यहां पर हम लोग अगर 10 पर पावर 6 कण उपस्थित हो किसमें? सॉल्यूशन में, और उसमें अगर सॉल्यूट का मात्र एक कण उपस्थित होगा तो उसको कहेंगे 10 पर पावर 6 में एक, मतलब 1 पीपीएम। 10 पर पावर 6 में 2 तो 2 पीपीएम। तो जितनी अधिक मात्रा होते जाएगा उतना ही पार्ट पर मिलियन बढ़ते जाएगा। आप पानी का अशुद्धि जहां देखते होंगे, पानी आरओ का मशीन लगा हुआ होगा, आरओ मशीन में एक छोटा सा मशीन होता है इस तरह का, उसको पानी में डाला जाता है और पानी में डालते ही उसमें आपको बताता होगा टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। टीडीएस का मतलब समझ लीजिए, जीके वगैरह में पूछा जाता है। टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो टीडीएस का एक मशीन होता है और वो टीडीएस मशीन कहेगा कि टीडीएस कितना है। आप पूछते होंगे, पानी जब जांच करने आता होगा तो आप पूछते होंगे कि कितना टीडीएस है। तो टीडीएस का मतलब आप समझ में आ गया होगा, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। और वो कहेगा कि 100 पीपीएम है, वो आपको उत्तर देगा 100, 120, 140। ज्यादातर लोग 80 से 100 के पीपीएम के बीच ही पानी पीने वाला आरओ रखता है। अगर इससे ज्यादा होने लगता है तो लोग मानता है कि पानी में कुछ गड़बड़ी है।
तो ये 100 ppm का मतलब हुआ 100 पार्ट पर मिलियन, मतलब कि 10 पर पावर 6 भाग में 100 भाग उसमें अशुद्धि रहता है। पूरा पानी जो है उसमें 100 ppm हुआ, मतलब कि वह मशीन आपको काउंट करके बताया कि 10 पर पावर 6 भाग में 100 भाग अशुद्धि है। तो अगर 500 ppm हो मतलब अशुद्धि की मात्रा ज्यादा, अगर 40 ppm हो तो अशुद्धि की मात्रा और खत्म हो गया, कम हो गया। तो ज्यादातर नया मशीन जो ppm का रहता है, ये मशीन रहता है आपको आरओ। आरओ भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आर से मतलब हुआ रिवर्स, ओ का मतलब हुआ ऑस्मोसिस। तो आरओ मशीन जो रहता है, तो आरओ मशीन बना हुआ होता है इस वर्ड से, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में जब क्रिया होती है तो उसमें से अशुद्धि क्या हो जाता है, निकलते चला जाता है। आरओ मशीन से देखते होंगे कि एक पाइप से पानी निकलते रहता है, तो उस पाइप में जो पानी निकला हुआ अशुद्धि के रूप में निकलते रहता है और शुद्ध पानी टंकी में चला जाता है। तो टीडीएस का मतलब आप जरूर समझ में आ गया होगा, जीके वगैरह में पूछा जाता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। और आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी का शुद्धिकरण होता है, अशुद्ध होके उसमें क्या अशुद्धि निकल जाता है, तो वो उसकी मात्रा जो व्यक्त किया जाता है क्या चीज में, पीपीएम में। तो ये 3 टर्म आपके पास आ गया, आरओ, टीडीएस, पीपीएम। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे कि पीपीएम है क्या, कि यदि 10 पर पावर 6 भाग घुल में, घुल की जो मात्रा घुली हुई होगी उसे पीपीएम कहा जाता है। तो ये ग्राम में भी हो सकता है, आयतन के रूप में भी हो सकता है, और कणों की संख्या के रूप में भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग सिंपली डिफिनीशन लिखें, ये तीनों टर्म का मतलब जरूर। चलिए देखिए, तो यदि 10 पर पावर 6 भाग घोल में, घुल का जो मात्रा 10 पर पावर 6 भाग घुल में जो घुल की मात्रा, घुल की मात्रा घुली हुई हो, पीपीएम कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। अतः पीपीएम बराबर, पीपीएम जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको देख लें हम लोग। घुल का ग्राम में भार, घुल का ग्राम में भार बटे घोल का कुल भार, घोल का कुल भार बटे घोल का कुल भार गुने 10 पर पावर 6, गुने 10 पर पावर 6, गुने 10 पर पावर 6। और अगर आप चेंज करके लिखिएगा, घुल का भार बटे घोल का कुल भार गुने 10 पर पावर 6, घुल का भार बटे घोल का कुल भार गुने 10 पर पावर 6। क्योंकि हम लोग काउंट कितना पर करते हैं, 10 टू द पावर 6 पर, इसलिए 10 टू द पावर 6 पे निकाले उसको।
चलो लिखा था, हाँ, घोल के सांद्रता की इस इकाई को वहां प्रयोग किया जाता है, इस इकाई को वहां प्रयोग किया जाता है जहां घुल की मात्रा अति सूक्ष्म हो, जहां घुल की मात्रा अति सूक्ष्म हो। जैसे पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन पता करने के लिए उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पता करते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको दिखाई पड़ता नहीं है हवा में, लेकिन उपस्थित तो वह रहता है। तो उसकी मात्रा जब काउंट किया जाता है तो वहां उसका इकाई क्या चीज में लिखते हैं हम लोग, पीपीएम में। फिर पानी में हमको अशुद्धि दिखाई नहीं पड़ता है, हम लोग उसको पीते रहते हैं, लेकिन उसमें भी अशुद्धि है, तो उसके अशुद्धि को हम लोग क्या चीज में, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। नॉर्मलिटी, सामान्यता, चलिए हेडिंग बना ही लीजिए इसको, नॉर्मलिटी, सामान्यता। अब इसको व्यक्त कैसे करेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी को, इसको घोल को हम लोग कहेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, सामान्य घोल। तो सामान्य घोल की सांद्रता क्या हो गया, सामान्यता। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सामान्य घोल, लेबोरेटरी में ज्यादातर यही सामान्य घोल ही बना हुआ रहता है। मोल, 3 प्रकार का घोल हो सकता है, मोलर, मोलल और नॉर्मल। तो लैब में जो भी H2SO4 HCl जो रहता है, ज्यादातर आपको यही नॉर्मल सॉल्यूशन ही रहता है। उसके बोतल पर लिखा हुआ रहेगा NaCl, मतलब HCl का कैसा घोल है, नॉर्मल घोल है। तो जरा उसको भी हम लोग देख ही ले कि यह नॉर्मल घोल कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा इसको देखिए। पहले तीनों को हम लोग कंपैरिजन कर लें तो लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, आपको बनाना बिल्कुल एकदम तीनों दिमाग में कंसेप्ट में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मोलर घोल, इस पिक्चर के द्वारा अगर देख लीजिएगा तो आप डिफिनेशन बिल्कुल आसानी से लिख दीजिएगा। मोलर घोल में हम लोग यहां पर क्या लिए थे, 1 मोल सॉल्यूट, एकदम सिंपल डिफिनीशन है, इसको दिमाग में रखना है। 1 मोल सॉल्यूट ले लिए थे, इसके बाद इसमें सॉल्वेंट जो मिलाए थे, सॉल्वेंट ऊपर से मिलाए, तो मिलाते मिलाते इतना तक ले गए इसको कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया था, 1 लीटर। 1 लीटर। तो इसका डिफिनीशन सिंपल, 1 लीटर में कै मोल घुला हुआ है, 1 मोल। मतलब पहले 1 मोल रख लिए हैं सॉल्यूट, तब 1 लीटर बना है, माने 1 लीटर के अंदर कै मोल है, 1 मोल है। 1 लीटर में 1 मोल है। अब दूसरा मोलल घोल, इसको कैपिटल एम से सूचित किए थे, इसको स्मॉल एम से, इसको स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम से सूचित किए थे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर था जो अक्सर दिखाई नहीं पड़ता है, उसको समझ जाइएगा तब। पहले ही हम इसमें कितना ले लिए, 1 केजी सॉल्वेंट ले लिए, 1 केजी सॉल्वेंट ले लिए प्योर। अब ऊपर से जो हम मिलाएंगे एक्स्ट्रा कै मोल, 1 मोल क्या चीज, सॉल्यूट। तो 1 केजी घोलक में, यही ना डिफिनीशन लिखे थे आप, 1 केजी घोलक में घुल का कै मोल घुलाया गया, 1 मोल घुलाया गया, तो वह घोल कहलाया मोलल घोल। 1 लीटर में यदि 1 मोल घुला हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर घोल। इसको एम से, इसको स्मॉल एम से। अब आ जाइए तीसरा, नॉर्मल।
नॉर्मल घोल किसको कहेंगे? तो नॉर्मल घोल को सूचित करेंगे क्या चीज से? एन से, कैपिटल एन से। और इसको बनाने के लिए फिर वही बात कि इसमें 1 मोल लिए थे और इसमें मात्र अंतर सॉल्यूट का यही करना है कि सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक माने तुल्यांकी भार को हम लोग कहते हैं 1 ग्राम तुल्यांक। इसको हम बताते हैं क्या है 1 ग्राम तुल्यांक। तो इसमें हम लोग सॉल्यूट का ले लिए कितना? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब फिर इसमें अब पानी मिलाना शुरू कर दिए। तो पानी मिलाना जब शुरू कर दिए तो इसका कितना? 1 लीटर, यानी पानी मिलाते मिलाते कितना तक रख पूरा कर दे? 1 लीटर का। तो 1 लीटर में कई मोल घुला हुआ है? सॉरी, 1 लीटर में कितना ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है? 1 ग्राम तुल्यांक। तो जब किसी घोल के 1 लीटर में, 1 लीटर में घुल का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो वैसे घोल को नॉर्मल घोल या सामान्य घोल कहा जाता है। फिर से इसका डिफिनेशन देखो। जब 1 लीटर घोल में, घोल बनाए हम लोग 1 लीटर, तो 1 लीटर घोल में घुल का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो तो वैसे घोल को नॉर्मल घोल या सामान्य घोल कहा जाता है। तो इसमें हम लोग लिखे थे मोल पर लीटर, इसका यूनिट यही ना था। इसका मोल प्रति केजी, इसमें क्या लिखे? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, माने 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक, 1 केजी में 1 मोल और 1 लीटर में 1 मोल। यही नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ। तो फिर से आप डेफिनेशन बताओ तो। जब 1 लीटर घोल में घुल का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो तो वैसे घोल को सामान्य घोल कहा जाता है। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। चलिए अब लिखा जा सकता है। चलिए चलिए लिखिए तो जब किसी घोल के 1 लीटर में, जब किसी घोल के 1 लीटर में घुल का 1 ग्राम तुल्यांक, घुल का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, घुल का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो वह घोल सामान्य घोल कहलाता है। वह घोल सामान्य घोल कहलाता है। इसकी इकाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। इसका इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। इसका इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। इसे
कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब इसमें टर्म आपको आ गया एक ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। ये जानना जरूरी है कि इसके बिना तो फिर अब ग्राम तुल्यांक आप समझिएगा नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल टर्म में, चूंकि आपका प्रैक्टिकल टर्म जो है उसमें ये जरूरी है, इक्विवेलेंट वेट। देखो तुमको लिखा हुआ मिलेगा इक्विवेलेंट वेट को, ग्राम इक्विवेलेंट को ही हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को जब ग्राम में हम व्यक्त कर देते हैं तो वह कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट सीख लो, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली ज्यादातर प्रैक्टिकल में इसका टर्म आता है, तो इस टर्म से आपको वाकिफ नहीं होइएगा, इसको जरा सीखिए। इक्विवेलेंट वेट हम लोग यहां लिखे ना, तो इक्विवेलेंट वेट का शॉर्ट देखो EQ है ना, EQ। तो EQ से हुआ यहाँ EQ, अब वेट के लिए लिखेंगे WT। तो इक्विवेलेंट वेट ज्यादातर तुमको ऐसे ही लिखा रहेगा EQ डॉट WT। इसको पढ़ेगा तुम लोग क्या चीज, इक्विवेलेंट वेट। और जिस तरह से एटॉमिक मास होता है, जिस तरह से मोलेकुलर मास होता है, वैसे ही हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो EQ लिखा हुआ से अब आपका परिचय हो गया होगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और जब इस इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम में लिखे हुए रहते हैं, कि जैसे लिखे कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 ग्राम है, तो 23 ग्राम जब अगर हम लिखें तो इसका हम लोग लिखेंगे कि क्या चीज में व्यक्त किया है, ग्राम में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट भी एक प्रकार का वेट ही है। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग यहाँ पर EQWT और इसको भी क्या चीज में व्यक्त करेंगे, तो ग्राम में ही व्यक्त करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट लेकिन आपको निकालने सीखना है, सबका इक्विवेलेंट वेट चेंज करते जाएगा और वह फार्मूला बेस्ड है। तो इसको जरा देखिए, कुछ शॉर्ट फार्मूला हम लोग ऐसा निकाल दें कि तुरंत तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ जाएगा। कि इक्विवेलेंट वेट का डिफिनीशन क्या है, थोड़ा सा बड़ा सा है डिफिनीशन उसको, कि जैसे हम लोग यहां पर सोडियम ले लिए, तो सोडियम का आप पहले से जानते हैं कि भार कितना ग्राम है, 23 ग्राम है। लेकिन इस 23 ग्राम को कौन मास कहते हैं, एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार। इसको परमाणु भार कितना है, 23 ग्राम है, लेकिन इसका तुल्यांकी भार भी 23 ग्राम ही होगा। अब कैसे होगा, तो इस पर विचार करें, डिफिनीशन के मूल पॉइंट पर हम लोग पहुंचे। तुल्यांकी भार कहता है कि किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार एक संख्या है। किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार क्या है, तो एक संख्या है, जो बतलाता है कि वह तत्व हाइड्रोजन के 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से और क्लोरीन के 35.5 भाग से प्रतिक्रिया करता है या विस्थापित करता है। तो ये डिफिनीशन थोड़ा बड़ा सा हो गया। तो इसको जानने के लिए कि इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, तो हम बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप तुरंत निकाल लीजिएगा। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक मास अब बटे वैलेंसी। एटॉमिक मास का हिंदी क्या हुआ, परमाणु भार, अब बटे संयोजकता। अब देखिए, अगर परमाणु भार आपको अगर ज्ञात हो और संयोजकता ज्ञात हो, तो परमाणु भार में संयोजकता से भाग दे दीजिएगा तो तुल्यांकी भार निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट यानी कि कौन भार, तुल्यांकी भार। तो चलिए अब तुल्यांकी भार, तो एगो एग्जाम्पल अगर ले लें,
तो सोडियम का तुल्यांकी भार, सोडियम का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, कोई बताएगा? कि 23, अब भाग कितना से दीजिएगा? 1 से। 1 से काय कि इसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया? 23 हो गया। अगर 23 ग्राम लिखें तो इसको हम लोग कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको। मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार, तो इसको क्या करेंगे? मैग्नीशियम का तो 24 होता है परमाणु भार, इसमें भाग कितना से दोगे? 2 से, क्योंकि इसका संयोजकता कितना होता है? 2। 12 का 2 8 2, तो बाहरी घर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजकता कितना हो गया? 2। तो अब बोलो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 12। लेकिन अगर थोड़ा से पूछें कि अल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, बोलिए 27 बटे कितना? 3। क्या कि 3 इसका होता है संयोजकता, अल्युमिनियम का संयोजकता 3, इसलिए 3 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? 9। तो इस तरह से अब आपको कोई तत्व का पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी तत्व का, पहले हम लोग तत्व का तब यौगिक पर आते हैं, तो तत्व का तुल्यांकी भार निकालना हो तो आपके लिए बिल्कुल इजी, क्या चीज से भाग दे दोगे? उसके संयोजकता से भाग देंगे। लेकिन अगर यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना हो तब क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड में तुल्यांकी भार, यौगिक का तुल्यांकी भार, फिर बना लो, इसको लिख लिया तो अब बना दो एक हेडिंग, यौगिक का तुल्यांकी भार, यौगिक का तुल्यांकी भार। अगला हेडिंग बना लो, यौगिक का तुल्यांकी भार। अब यौगिक में 2 चीज हो सकता है, एक अम्ल और दूसरा क्षार। तो अम्ल का भी हम लोग तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं और क्षार का भी। तो पहले सीखो इक्विवेलेंट, इसमें से कंपाउंड में दोनों आ गया, एसिड भी और बेस भी, अम्ल भी और क्षार भी। तो अब अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, माने यौगिक में दो तरह से हम लोग निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, अम्ल का तुल्यांकी भार। हेडिंग बनाओ तो, अम्ल का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड अम्ल का तुल्यांकी भार। निकल गया? ये लिखा गया होगा, तो अब इसको तुल्यांकी भार निकालना सीखिए। एसिड का एक एग्जाम्पल ले ले, HCl, तो HCl एक एसिड है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लिए H2SO4, इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों अम्ल है। अब जरा इसको चेक कीजिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है? H। अम्ल का डिफिनीशन ही आप बहुत पहले से जानते हैं कि वो अम्ल वह है जो टूटकर कौन आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन देगा सो अम्ल हुआ, तो उसको हाइड्रा एसिड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसमें देने वाले हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1H। इसमें कितना डोनेट करेगा? 2H प्लस, इसमें 3H प्लस। तो इसको हम लोग जितना हाइड्रोजन जो देता है वह कहलाता है बेसिसिटी, क्षारीयता। तो अब हम तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि HCl का क्षारीयता कितना है, तो तुम बता दोगे? 1, ठीक है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 बेसिसिटी हो गया। दूसरा बोलना, H2SO4 का बेसिसिटी या क्षारीयता कितना है? तो 2। फॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब बताइए एक और नाइट्रिक एसिड का बेसिसिटी
एक हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर होगा मोलेकुलर मास ऑफ एसिड, मोलेकुलर मास ऑफ एसिड बटे बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। हिंदी में लिखो कि अम्ल का अनुभार बटे अम्ल की क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता, अम्ल का अनुभार बटे अम्ल की क्षारीयता। अब आपसे हम एक प्रश्न 2 मिनट में सॉल्व करवा लेंगे कि H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। क्वेश्चन कैलकुलेट ऐसे रहेगा, EQWT इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। क्वेश्चन है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। 49 हो जाएगा। H2SO4 पहले निकाल लिए, H2SO4 तो 2 + 32 + 64, 2 हुआ हाइड्रोजन का, और सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का हो गया 64। अब तुम अपना दिमाग से बताओ कि इसमें भाग कितना से दे देंगे। 2 से भाग दे दिए तो 98/2 बराबर 49। ये हो गया तुल्यांकी भार। अगर क्वेश्चन रहे, अब हम बिना लिखे हुए आपसे पूछ रहे हैं HNO3 का तुल्यांकी भार बना सकते हो। चलो देखो तो HNO3 का तुल्यांकी भार निकालो तो। कितना आया। HNO3 का पहले भार निकाल दो, उसके बाद कितना से भाग देगा, 1 से, 1 से दे देंगे भाग, क्या कि इसके एक हाइड्रोजन है, तो हुआ 63/1 बराबर है 63। तो HNO3 का तुल्यांकी भार कितना हो गया, 63 हो गया, और H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 हो गया। तो अम्ल का तुल्यांकी भार के लिए किससे भाग दोगे, हाइड्रोजन की संख्या से। तो अब क्षार का तुल्यांकी भार भी निकाला जा सकता है, तो चलिए बी बना लो उसका भी। माइनस में कहां से आ जाएगा रे, 63/1 बराबर 63। चलिए आगे एगो बनाता, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बुला लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्षार का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्षार का तुल्यांकी भार। चलिए अगला हेडिंग बना लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्षार का तुल्यांकी भार। तो बिल्कुल सिंपल सा कि आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्षार का, तो इसका भी मोलेकुलर मास निकाल दो। तो इसका फॉर्मूला हो गया मोलेकुलर मास ऑफ बेस, मतलब क्षार का अनुभार, क्षार का अनुभार, जैसे उसमें लिखे थे अम्ल का अनुभार, तो अम्ल का अनुभार। अब इसमें लिखेंगे अम्ल की क्षारीयता लिखे थे, तो क्षार की अम्लीयता, ये क्या हो जाएगा, क्षार की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता। चलिए इसको हेडिंग बनाते लो, तब इसको इस पर 1-2 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लें। मोलेकुलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी ऑफ बेस,
एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस हम लोग कैसे पहचानेंगे, यह भी बिल्कुल सिंपल सा है, आप बना सकते हो मिनटों में। जैसे NaOH को आप जानते हैं, जिसमें भी OH लगा हुआ हो वह क्षार होता है। जिसमें भी OH टूट कर हटने वाला, जिसमें भी OH होगा वह सभी के सभी क्या होगा, क्षार होगा। तो अब चलिए थोड़ा सा बताइए यहां पर, तो NaOH में OH की संख्या कितना है, एक है। NaOH में OH की संख्या एक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी। एसिडिटी इसका कितना हो गया, 1। एसिडिटी बेस का होगा एसिडिटी, और एसिड का होगा बेसिसिटी। तो अब अगला प्रश्न आपके सामने है रखा हुआ, CaOH का एसिडिटी क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि OH की संख्या इसमें कितना हो गया, 2 है, तो 2OH माने एसिडिटी कितना हो गया, 2। तो AlOH होल 3OH, OH पर माइनस चार्ज होता है, तो 3OH हुआ, तो इसका एसिडिटी कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब कोई भी अगर बेस का कहेंगे कि उसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो निकालना बिल्कुल सिंपल। चलिए एक एग्जांपल देकर देखा जाए। चलिए क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। अक्सर इसका निकालने के लिए आपसे रहता है परीक्षा में, देखो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, NaOH का तुल्यांकी भार बताइए जल्दी से, कितना कितना आया, 40 आ गया, बिल्कुल सही। जिसका 40 आ गया सही है। देखो इन्हें 23 जोड़ 16 जोड़ 1 और डिवाइड कितना से कर दिए, 1 से, तब 40/1 बराबर है 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो गया, 40। तो अब CaOH होल 2 जैसे ही कहें, आपको बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बोलो तो 40 प्लस 34, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 और 2 हाइड्रोजन का 2, 34 हो गया, बटे 2 कितना, 74/2, 37। तो इसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट CaOH का कितना हो गया, 37 हो गया। तो अब फिर हम लोग बैक आ जाए नॉर्मलिटी पर। अब आप जरूर बता दीजिएगा कि नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे बनेगा, कि n सॉल्यूशन ऑफ NaOH, n सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का नॉर्मल सॉल्यूशन, NaOH का नॉर्मल सॉल्यूशन। अब डिफिनीशन के नजदीक पहुंचो। देखो एक बर्तन ले लेंगे, हमको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, नॉर्मल सॉल्यूशन किसका, तो NaOH का। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना, 40। तो इसमें कितना ग्राम, 40 ग्राम NaOH ले लिए। 40 ग्राम इसमें पहले क्या ले लिए, NaOH ले लिए। अब इसमें पानी मिलाना शुरू किए। अब पानी मिलाते मिलाते कितना लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर में 1 तुल्यांकी भार घुल गया, तो इस सॉल्यूशन क्या कहलाया, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो जब किसी घोल के 1 लीटर में कितना ग्राम तुल्यांक, तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये तुल्यांकी भार को हम लोग कहेंगे ग्राम तुल्यांक। तो 1 ग्राम तुल्यांक NaOH बराबर कितना ग्राम हुआ, 40 ग्राम। तो 2 ग्राम तुल्यांक अगर हम आपसे पूछे तो कितना ग्राम, 80 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम तुल्यांक में 40 ग्राम, तो 2 ग्राम तुल्यांक में क्या हो गया, 80 ग्राम।
तो अगर 40 के जगह 80 घोल दें तो उसको हम लोग n के जगह क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे, 2n लिखेंगे। तो अगर कोई बोतल पर लिखा हुआ है NaOH और कोई बोतल पर लिखा हुआ है 2NaOH, वो देखकर तू पहचान जाओगे कि किसकी सांद्रता अधिक है, तो 2NaOH वाला को सांद्रता का मान अधिक है। अब किसी किसी बोतल में अगर लेबोरेटरी में जाइएगा तो लिखल रहेगा N/10 NaOH, N/10 NaOH। ये कुछ बता रहा है, आपसे पूछ रहा है। अगर 10 नहीं रहता तो कितना घोला गया होगा, 40 ग्राम। N/10 लिखा हुआ है मतलब कितना घोल के बनाया गया होगा, 4 ग्राम। तो यही था आपका तुल्यांकी भार या नॉर्मल सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़े मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में कभी कभी इसका जरूरत आ जाता है।